तमाम जितने भी लोग थे यहाँ पे उनको प्रेरणा देने के लिए अगर कोई मैं किसी का नाम लूँ तो राधेलाल जी का नाम जरूर लूँगा। 60 के दौर में हम लोग रामलीला में छोटे छोटे हम लोग बंदर बन गए, राक्षस बन गए, वहीं वहीं से शुरुआत होती थी। तो उस ज़माने में मैंने लक्ष्मण का भी रोल किया था। रामलीला का आयोजन था, ये खाली मनोरंजन नहीं था, सिर्फ मनोरंजन मात्र के लिए नहीं था, ये एक अनुष्ठान होता था। जो आज मीडिया में दौर है स्टैंड अप कॉमेडी का, तो स्टैंड अप कॉमेडी उस ज़माने में हम लोग करते थे। और खोजी देखो महाराज यह ललनी, देखो जी देखो महाराज यह ललनी। अहिल्या का भी एक बार मुझे रोल मिला था। और डर डर कुछ करो होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। नमस्कार। रामलीला के पुराने कलाकारों से परिचय की सीरीज़ हमारी लगातार जारी है और आज हमारे कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर रुद्रप्रयाग के स्थानीय निवासी केशव डोभाल जी हैं। एसएसबी में पूर्व डीआईजी पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। तमाम अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। स्थानीय सरोकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आप निरंतर लोगों के बीच रहते हैं। धार्मिक आयोजनों में आप सक्रिय भागीदारी निभाते रहते हैं। रुद्रप्रयाग में स्थानीय लोगों की दिक्कतें हैं, उनमें भी आप शरीक होते हैं। तो आज हमारे बीच मेहमान के तौर पर एसएसबी के पूर्व डीआईजी केशव डोभाल जी, हम उन्हीं से रामलीला के अनुभवों को शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि उन्होंने रुद्रप्रयाग की रामलीला के स्थापना काल से लेकर विभिन्न जो अभिनय उनका निर्वहन किया और लोग हैं, युवा हैं उस दौर के, उनसे रामलीला के रूप में अभिनय करते हुए इस परंपरा को सतत आगे बढ़ाया। और वर्तमान में भी वे निरंतर जब रामलीला का आयोजन होता है, वे कहीं भी रहें तो वे इस आयोजन में सहयोग करने के लिए रुद्रप्रयाग में पहुंचते हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। डोभाल साहब, हमारा एक कार्यक्रम जो हमने आयोजित किया है उसमें उद्देश्य हमारा ये है कि जो हमारे पुराने कलाकार रहे हैं रुद्रप्रयाग में रामलीला की, जिन्होंने नींव रखी है, उन लोगों से बातचीत करें और उनके जो अनुभव हैं वो हमारी नई पीढ़ी को मिलें और इस जो रामलीला का जो आयोजन होता है वो और बेहतर हो सके। तो सबसे पहले तो आप अपनी जो स्टार्टिंग काल, जो आपका शुरुआत रहा है, उसके बारे में बताएंगे। देखिए नौटियाल साहब, मैं तो आपसे ये कहूँगा, मैं स्थापना काल से तो नहीं, हमसे बहुत पहले स्थापना हो चुकी थी। और जो हमसे लोग कहते थे, ये स्वर्गीय श्री राधेलाल जी थे, जो खन्ना यहाँ पे व्यापारी थे। और वो यहाँ रुद्रप्रयाग के जितने भी लोग थे उसमें हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री प्यारेलाल डोभाल जी थे, हमारे चाचा स्वर्गीय सुंदरलाल जी थे, नंदादत्त जी हमारे भाई थे। यहाँ पे तमाम जितने भी लोग थे यहाँ पे उनको प्रेरणा देने के लिए अगर कोई मैं किसी का नाम लूँ तो राधेलाल जी का नाम जरूर लूँगा। तो वो सब इन व्यवस्थाओं को इन लोगों के द्वारा पूरा करते थे और हमेशा ये उनकी रुचि होती थी कि रामलीला होनी चाहिए। तो मेरा जन्म ही 1955 में हुआ, तो उसके बाद हम 60 के दौर में हम लोग रामलीला में छोटे छोटे हम लोग बंदर बन गए, राक्षस बन गए, वहीं वहीं से शुरुआत होती थी। तो बाद में जैसे हम बड़े होने लगे तो हमें कुछ जिम्मेवारियां मिलने लगी। मसलन कि छोटे छोटे रोल में हमें, जैसे अहिल्या का हो गया, या सीता की जब सखी सहेलियाँ होती है वो बाग में रहती है, उद्यान बगीचे में रहती है, तो वो भी हमारे छोटे छोटे रोल दिए गए। लेकिन जब हम बड़े होने लगे तो अच्छे रोल के लिए हमें बताया जाता है कि ये रोल करो, ये रोल करो। तो उस ज़माने में मैंने लक्ष्मण का भी रोल किया था। और बढ़िया यह था कि बाहर से जब यहाँ हारमोनियम मास्टर या हमें जो सिखाने वाला आता था, फिर हमने जब प्रैक्टिस की, हारमोनियम सीखी, तो एक साल हमने हारमोनियम बजाई। तो वो एक दौर था, वो लोग अच्छे लोग थे। और यहाँ सुर और ताल, इसमें कि रुद्रप्रयाग की खूबी है कि यहाँ संगीत का बहुत अच्छा माहौल बहुत पहले से था। स्वर्गीय श्री लीलानंद भट्ट जी शास्त्रीय गान के अच्छे शौकीन थे। एक नाम और लूँगा मैं, स्वर्गीय हंसाराम जी काला, वो होली में हमने उन्हें देखा, अच्छा गाना उनके चलता रहता और बहुत बढ़िया
शास्त्रीय संगीत में उनका पकड़ थी, तो उन लोगों से हमने कुछ सीखा। हमारे भाई साहब थे स्वर्गीय नंदादास जी जुयाल, ये सब हमारे गुरु रहे जिन्होंने हमें सिखाया इसको। 1960 और 65 के दौर में आपने इसकी शुरुआत की, जिस आपने रामलीला के मंच पर कदम रखे होंगे, तो उस दौरान की जो आपकी यादें हैं उनको आप किस तरह से दर्शकों के बीच रखेंगे या आने वाली पीढ़ी के बीच रखेंगे, किस रूप में वो क्षण रहे होंगे? नोटियाल जी, पहले तो बात ये बताऊं कि ये रामलीला का आयोजन था, ये खाली मनोरंजन नहीं था, सिर्फ मनोरंजन मात्र के लिए नहीं था, ये एक अनुष्ठान होता था और इसमें बड़ी पवित्रता रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान में जितनी भी क्रियाएं होती थी सब यहाँ होती थी। जैसे कि हमारे रक्षाबंधन को या जन्माष्टमी को मुझे ठीक से याद नहीं है, हनुमान जी का झंडा चढ़ता था, वो शुरुआत रामलीला की वहाँ से हो जाती थी। फिर रिहर्सल, जिसको हम तालीम कहते थे, वो तालीम होती थी। जो जितने भी कलाकार थे वो रात में 8 साढ़े 8 के बाद बैठते थे, 10-11 बजे तक हमें सिखाया जाता था और वहाँ पे अभिनय की प्रैक्टिस हम करते थे। तो वो दौर था उस ज़माने में, हम लोग वहीं से लोगों से सीखे और जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने हमें गा गा करके फिर हमें कहा कि भाई अब गाओ। हम लोग मतलब उनकी उनकी एक समझ, ये समझिए कि उनकी नकल के हिसाब से हम चलते थे, तो सीखा हमने। तो इस तरह से हम रामलीला के मंचन को हम धार्मिक अनुष्ठान के रूप में लेते थे और जितने भी कलाकार थे बड़ी श्रद्धा और पवित्रता उसमें कायम रखने की कोशिश किया करते थे। खैर हम तो बच्चे थे, लेकिन फिर भी हमें ये था कि भाई रोज़ नहाना पड़ेगा। जब हम रामलीला के मंच पे जाते थे उससे पहले शुद्धि करके हम लोग जाते थे। तो ये था। फिर बाद में एक मंचन जो था मनोरंजन का साधन भी बना। ठीक है, पहले से अभी अच्छा करते हैं लोग, यानी उस वक्त साधन कम थे, हमारे पास बहुत कम साधन उस वक्त होते थे। लाइट का बहुत प्रॉब्लम था, आपका साउंड सिस्टम कुछ नहीं हुआ करता था, तो ये दिक्कतें तो थी। लेकिन वो रामलीला जो बिल्कुल जिस लय में होती थी वो बिल्कुल घर का जो वातावरण होता था उस वातावरण में होती थी। आज भी जब भी रुद्रप्रयाग में रामलीला की बात आए या रामलीला शुरू हो, तो जो पुराने एक्टर हैं उनको रोल मॉडल के रूप में माना जाता है, एक आदर्श उनको माना जाता है। तो क्या ऐसी खूबी रही होगी जो उनका सतत आज भी लगातार नाम लिया जाता था? ऐसी क्या खूबी रही होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर आने वाले जो कलाकार हैं वो जाने कि ऐसा उन्होंने क्या किया होगा जो उनको लगातार याद किया जाए। ये आपने बहुत अच्छा सवाल ये किया मुझसे। मुझे अगर पुराने जो कलाकारों में जो याद पड़ता अभी तक, तो मैं कभी भी जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग थे, हमारे चाचा थे स्वर्गीय सुंदरलाल जी डोभाल, उनका जिक्र बहुत आता है। उनको बहुत लोग उन्हें याद करते हैं और वो अंदर से इतने बढ़िया कलाकार थे कि जब वो अभिनय करते थे तो उसमें डूब जाते थे। तो अभी भी कई लोग मुझसे कहते हैं कि सुमंत का पार्ट, जब सुमंत रामचंद्र जी को छोड़ के अयोध्या में आता है तो कैसे वो राजमहल में जाए, वो जो विलाप उसका था, अवध में क्या मुँह ले जाऊं, तो वो अभी भी लोग याद करते हैं कि जब सुंदरलाल जी उस अभिनय को करते थे इतने डूब जाते तो तमाम पब्लिक रोती थी, खुद भी वो जो कलाकार थे वो भी रोते थे। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की चीज़ है। हमारे भाई नंदादास जी जुयाल थे, बहुत बढ़िया कलाकार थे, किसी भी रोल के लिए, किसी भी पात्र के लिए वो थे। अच्छा, मज़े की बात बताओ, एक बार की बात है कि नंदादास जी वो दशरथ का रोल कर रहे थे और उनके बेटे हमारे साथ के ही थे, ब्रजमोहन जुयाल, स्वर्गीय जुयाल जी, अब तो है नहीं, वो राम का रोल अदा कर रहे थे और इतना खूबसूरत वो रोल था कि कुछ कह नहीं सकता मैं। कैकई भी ब्रजमोहन ने किया, कैकई का जो पात्र भी उन्होंने निभाया, उन्होंने कौशल्या के पात्र भी निभाया ब्रजमोहन जुयाल जी ने, और हमारे छोटे भाई हैं प्रेम मोहन डोभाल जी। ये राम, तो आज भी लोग कहते हैं यार उन दोनों का जो संवाद था बनवास जाने का, वो आज तक लोग याद करते हैं और इतना कभी नहीं रोए जितना उस दिन रोए थे। तो मुझे अभी भी लगता है कि हमारे जो पुराने लोग थे इनमें वो कला
पारिवारिक आई, हमारे जो जीन्स बोलते हैं जीन्स में आई। यहाँ पे एक और कलाकार मैं आपका जिक्र करूँगा। रईस खान थे, उनके पिताजी थे खान साहब। अब लोकल में तो मुझे तो ये सीधी बात बताऊँ, नाम याद नहीं, लेकिन जो गांव के लोग थे रघुवीर मियाँ बोल देते उनको। उनके पोते अभी भी यहाँ दुकान करते हैं। उनका लड़का रईस हमारे साथ का ही था। वो बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट था, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट। और मज़े की बात ये थी कि आवाज़ की बुलंदी इतनी थी कि हमारे संगम के पार जवाड़ी गांव तक लोग वो आवाज़ सुनते थे। इतनी बढ़िया आवाज़ थी, ऊंची आवाज़ उनकी थी, तो उनको मैं कभी भूलता नहीं। मैं धर्मानंद जी थे आपके बरसू गांव के, पोस्ट ऑफिस में थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। अब वो गौचर में उनकी पोस्टिंग थी। अब यहाँ पे रावण का रोल है, वो गौचर से बस मिले, ट्रक मिले, नहीं तो पैदल दौड़ते वो शाम को किसी तरह से 8, साढ़े 8, 9 बजे रुद्रप्रयाग में पहुँच के अपनी हाजिरी वहाँ करते और फिर अपना पात्र जो उन्होंने निभाया उसके बाद फिर वो घर जाते थे। और घर जाने का मतलब बरसों जाते थे। तो उन लोगों का कमिटमेंट, उनका डिवोशन बहुत ही मतलब कुछ बोलने इतना प्रशंसनीय है कि हम कह नहीं सकते। वही सब लोग हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। रामलीला में जैसा आपने अभी कहा कि इन लोगों को वास्तव में, जो मैंने प्रश्न किया था उसका आपने बहुत ही सुंदर, समर्पण की जो भावना थी उस दौरान, वो उस दौर में जो समर्पण लोगों में रहा होगा, क्या वो समर्पण आज भी नज़र आता है या उसमें कुछ कमी महसूस दिखती है आपको? अब मैं तो इतना कहूँगा, उस वक्त समर्पण यूँ था कि रामलीला का स्टेज जब बनता था तब से लेकर के, और जिस दिन लास्ट राज तिलक होता था उसके बाद उसको समेटना, और उस काम के लिए मैं आज भी याद करता हूँ। यहाँ पे स्वर्गीय मदन लाल चौधरी जी थे। जो आजकल की जो प्रथाएं, जो ट्रेंड है उसमें मैं बोलता हूँ कि इवेंट मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, उनसे बड़ा कोई इवेंट मैनेजर था नहीं। कौन पात्र क्या रोल करेगा, कौन कहाँ से आएगा, कहाँ से स्टेज मटेरियल आएगा, कहाँ से कपड़े आएंगे, ये सारी चीज़ें वो मदन लाल चौधरी बहुत पहले से। तो ये दर्शाता कि उनका कमिटमेंट था, उनका डिवोशन था उसमें। और जितने भी ये कलाकार थे यहाँ पे हमारे मेकअप के लिए, यहाँ पे स्वर्गीय सुरेशानंद जी थे, आपने एक बाजार में छोटी सी थबलियाल जी, तो वो हमारे मेकअप मैन हुआ करते थे उस ज़माने में। बहुत मामूली चीज़ें मेकअप के लिए होती है। आजकल तो बहुत साधन है, आजकल मुखौटे आ गए हैं, मुकुट अच्छे आ गए हैं, और कई किस्म की चीज़ें जो मतलब फिल्म टेलीविज़न में जो देखते हैं सारी चीज़ें हैं। उस ज़माने में ये नहीं था, लेकिन तब भी लोग अच्छा रोल करते थे। हाँ, आज के दौर में कहता हूँ कमिटमेंट आज भी लोगों का है। जब वो रामलीला का मंचन करते हैं अभी भी है कमिटमेंट, अच्छे कलाकार हैं, लेकिन थोड़ा ट्रेंड बदल गया अब, क्योंकि जो फिल्में और टेलीविज़न का जो दौर आ गया उसको देख करके लोग प्रेरित होते हैं और कोशिश करते हैं कि वो इमिटेट करें, उसी को हम दर्शाएं। लेकिन अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है कि लोग इस परंपरा को जारी रखे हुए हैं। उस दौर में लोगों के पास पर्याप्त समय भी रहता था, क्योंकि कुछ जो चुनिंदा लोग सरकारी नौकरियों में रहते होंगे और कुछ चुनिंदा लोग ही व्यापार करते रहे होंगे। आज की हर परिवार के लोग जो हैं व्यस्त ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, चाहे सरकारी नौकरी या अन्य प्राइवेट सेक्टरों में लोग काम कर रहे हैं, तो समय की थोड़ा कमी होती है। लेकिन ऐसे दौर में भी इस आयोजन को निरंतर करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इसके लिए और क्या सुझाव आपकी तरफ से हैं कि समय को देखते हुए भी ये आयोजन जीवित रहे? नहीं, बिल्कुल आपने ये ठीक कहा। आपने, अगर इनका समर्पण नहीं होता तो ये रामलीलाएँ नहीं होती हैं। अभी मैं रुद्रप्रयाग में देखता हूँ बच्चे हैं, जैसे ये जितेंद्र खन्ना हो गया और नरेंद्र खन्ना हो गया, ये सब लोग मिल करके और सारे इनके साथी सब उस परंपरा को जारी रखे हुए हैं, तो उसको बढ़ा रहे हैं आगे। और मज़े की बात यह है कि अपना काम भी उनका है, लेकिन थोड़ा उन एडवांस चलते हैं घर से। अगर 8:30 बजे उन्हें दुकान बंद करनी तो 8 बजे आएंगे और इतने बजे आरती होगी यहाँ से रामलीला पहले हम आरती करते। वो कब होगा, क्या होगा, सब होगा। अभी भी मैंने देखा यहाँ पे मुबारक हुसैन, आप जानते होंगे, मुबारक भाई जो है वो 8 बजे वहाँ स्टेज में आया था। उसकी आरती कहाँ होगी, मालाएं कहाँ से निकलेंगी, कौन क्या करेगा, स्टेज कैसे ठीक करेंगे,
दरियाँ बिछी कि नहीं, ये सब काम आज भी देखता है मुबारक। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा यार कितना बड़ा कोऑपरेशन लोगों का, कितना सुंदर लोग यहाँ पे सहभाग करते हैं इस रामलीला के मंचन का। यहाँ की महिला मंडल जो अध्यक्षा हैं और जो महिला मंडल के लोग हैं वो भी उतना ही कमिटेड हैं रामलीला के मंचन के। कोई ना कोई अगर उनसे जो प्रयास होता है वो भी करते हैं उसमें। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँ, जब मैं अपने दौर की बात बताऊँ, मैं अगर रुद्रप्रयाग में मुझे कुछ लोग जानते हैं तो वो हमारे जो स्टैंड अप कॉमेडी जिसको बोलते हैं हास्य रोल में, तो मेरे साथी थे शंभू प्रसाद जी काला। तो वो जो आज मीडिया में दौर है स्टैंड अप कॉमेडी का, तो स्टैंड अप कॉमेडी उस ज़माने में हम लोग करते थे और रोज़ नहीं करते, जो आज कर दिया वो कल रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए जितने भी यहाँ इस क्षेत्र के लोग थे, अगस्त्यमुनि हो गया, आपका रतुड़ा हो गया, दूर दूर से लोग आते थे और सब बोलते थे यार यहाँ इस रामलीला में खूबी कि जो कल हमने आइटम देखा वो रिपीट नहीं हुआ, मतलब दोबारा उसको हम नहीं करते थे। और उसकी तैयारी कुछ नहीं थी जो हमारे दिमाग में आता था, लेकिन हाँ दिन में खुरापाते दिमाग में आती यार शंभू आज क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, आज क्या करेंगे। तो उस तरह से हम लोग चलते थे, लोग बड़े प्रसन्न होते थे और बड़ी डिमांड होती थी हमारी कि भाई कॉमेडी वाले को लाओ। कल मैं जब उनसे काला जी का इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने एक बात बोली कि जब कुछ नहीं हुआ, सीन में लेट है, देरी है, तो आपको और उनको धकेल दिया जाता था कॉमेडी के लिए। नहीं नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात की। जब लोग सीटियाँ बजा देते भाई पर्दा बंद हो गया, अब क्या करें, तो फिर डिमांड होती थी, फिर हमें पकड़ के भाई चलो अब क्या करें, कुछ भी करो। और हम लोग वहाँ खड़े हो गए तो आधा पब्लिक शांत हो गई, सब हंसते थे, हमें देखते पहले हंस जाते। फिर वहीं पे जो स्टैंड अप हमारे जो एक्सटेम्पोर जिसको हम बोलते हैं, त्वरित जो आता हमारे, वो कुछ बोलता था हम उसका जवाब देते, तो जो सवाल जवाब होते थे वो इतने बढ़िया होते थे। अच्छा उसमें मज़े की बात थी, कहीं भी अश्लीलता नहीं थी। हमने उस ज़माने में देखा कहीं अश्लील, क्योंकि सारे परिवार बैठते थे, हमारे परिवार से बैठते थे, हम लोग बच्चे थे, हमारे बुजुर्ग बैठते थे। अश्लील उस वक्त कुछ हमारे मुंह से निकलते थे नहीं, ना हमने कभी सोचा हो उस बारे में। और लोग बड़ा आनंद लेते थे। शंभू काला और हम आज भी लोग बोलते हैं हमारी जोड़ी बहुत बढ़िया जोड़ी थी, उसमें ऐसे नहीं बोल सकता। और आज भी हमें याद आता तो हम आपस में बात करके मज़े लेते हैं। जब जो कॉमेडी करते हैं उनको देखता हूँ, थोड़ा कभी कभी थोड़ा ट्रैक से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ तो है, कुछ कर रहे हैं लोग। अब तो लोग ये देखते हैं टीवी और उसमें जो स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, है ना, उससे बहुत प्रभावित होते हैं, तो चाहते हैं कि हम भी ऐसा करें। तो उसमें मेहनत बहुत ज़रूरी है। एक फिर नैसर्गिक आपके अंदर वो प्रवृत्ति होनी चाहिए, मतलब नेचुरल आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, वो बाहर निकलना चाहिए। वो हाँ था उस ज़माने में, सभी कलाकार थे, सबके अंदर था। और इसलिए लोग इस क्षेत्र के लोग बोलते हैं कि भाई रुद्रप्रयाग की रामलीला एक अच्छी रामलीला। वैसे पौड़ी जैसा है, हमारे ज़माने में बोलते सुमाड़ी की रामलीला बहुत अच्छी है, पौड़ी में बहुत अच्छी होती थी, श्रीनगर में बहुत अच्छी होती थी। हम उन कलाकारों को भी जानते हैं पुराने श्रीनगर के या पौड़ी के, जो मतलब रामलीला के लिए माने जाते थे, तो उनसे भी हम प्रेरणा लेते थे। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कि अब बच्चे जो है इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, और उसमें कोई शक नहीं है कि आइंदा और जो आगे समय आएगा और बढ़िया तरीका होगा। टेक्नोलॉजी बदल गई है, अच्छा रामलीला का स्टेज अच्छा बने, उसमें लाइट सिस्टम ठीक हो, साउंड सिस्टम ठीक हो, तो ये मतलब ये परंपरा हमेशा जारी रखे। आप मैसमोर पौड़ी में भी प्रवक्ता के पद पर रहे, आपने वहाँ भी शिक्षा दी है। उसके बाद आप एसएसबी की उसमें सेवाएं देने लगे। तमाम सरकारी सेवाओं के बावजूद आप कभी ना कभी समय निकाल देते थे, रामलीला हो रही तो चलो साहब समय निकाल दें, और आप यहाँ पहुँच जाते थे। हाँ ये तो आपने देखो, मैं क्या था सर्विस में था तो बड़ा खटकता था उसमें यार हमारे राम। लेकिन जब मैं अभी मेरी पोस्टिंग बहुत दूर दूर रही, असम में मैं करीब 8-9 साल असम में, फिर JNK में रहा, तो मेरा ये मन होता था कि इस दौरान छुट्टी लेकर के भागूं, और चाहे एक दिन के लिए, हाँ एक जैसे पांडव लीला होती है, तो पांडव लीला में मैं अगर कहीं पे भी था, मैं आपको यकीन नहीं होगा, सिलीगुड़ी में मेरी पोस्टिंग थी 2014-15 में। तो कृष्णा देवली जी थे यहाँ, तो स्वर्गीय हो गए, मेरे दोस्त थे।
तो जो पांडव लीला में बाजा बज रहा था, तो कह रहा था यार ये सुन, और मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ गया। मैंने कहा यार मेरे गाँव में हो रहा है। तो फिर मैंने अपने आई से कहा सर मैं थोड़ा, मेरे घर में बहुत ज़रूरी काम है, उसमें मिल जाओ। तो बाई एयर भागा मैं वहाँ से दिल्ली तक, और रात रात यहाँ पहुँचा। दूसरे दिन सब लोग जब वहाँ थे तो मुझे देख के चौंक पड़े, ये आया कहाँ से। मुझे बड़ा अच्छा, वैसे ही रामलीला का था, मैं कोटद्वार में पढ़ता था, तो यहाँ रामलीला हो रही थी। हम ट्रक में बैठ के भागे भागे 9:30-10 बजे हम यहाँ स्टेज में पहुँच गए, घर से ही मेकअप करके आ गए। तो लोग बोलते थे हाँ ये, तो वो हमारा शौक़ था। फिर जिम्मेवारियाँ बड़ी, नौकरी में हम लोग बाहर होते रहे, लेकिन कोशिश हमेशा ये रही कि हम इन अनुष्ठानों के दौरान अपने गांव में ज़रूर आएँ। डोभाल साहब, आप उस दौर की रामलीला से जुड़े रहे जब तमाम दिक्कतें रही होंगी। मैं लगातार उन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये भी है कि जो पुराने अनुभव हैं, जिन लोगों ने पुराने दौर से रामलीला में सहयोग दिया, अभिनय किया, उनके अनुभव हमारे नई पीढ़ी को मिलें और उसे आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें, अच्छी रामलीलाएँ हों। उद्देश्य भी इस कार्यक्रम का ये है कि आने वाली पीढ़ी हमारे अपने सीनियर से सीखे कुछ और आगे बहुत बेहतर इस आयोजन को करती रहे। तो आप नई पीढ़ी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाई जो अभ्यास है ना, इसको हम तालीम बोलते हैं, तो अभी भी बच्चे करते हैं। मैं एक बार आया था यहाँ पे, तालीम चल रही थी रिटायरमेंट के बाद, तो वो क्या करते थे कि वहाँ पे 10-15 मिनट कुछ किया, उसके बाद और अपने काम में हंसी मजाक करने। नहीं, इसमें सीरियसनेस होनी चाहिए। जब आप बैठें किस, और ऐसे आदमी को आप ढूंढें जिन्होंने इन आयोजनों को किया है, और उनकी निगरानी में तालीम यानी कि अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, और जो उनकी जो अदायगी है उसको कोई सिखाए कि अभिनय जब आपने डायलॉग बोलना है तो कैसे बोलना है। क्योंकि हमारे यहाँ जो रामलीला होती है वो असल में सीधी भी आती है, वो नौटंकी बेस है। उसका बेस जो है आपने देखा होगा ना, नाटक जो है तो नौटंकी बेस होता था हमारे। और एक महाराष्ट्र में एक तमाशा एक शैली है, जैसे एक नौटंकी एक शैली है, वैसे तमाशा एक शैली है। उस प्रथा का ही छाप यहाँ मुझे, जैसे बोल सकता हूँ मैं कि पारसी थिएटर, उसका मुझे छाप यहाँ दिखाई देती थी। ऊंची आवाज़ में डायलॉग बोलना, और बहुत कम डायलॉग बोलते थे, गानों में ज़्यादा जाते, जो गाने होते थे उनमें ज़्यादा भाव व्यक्त किए जाते थे। और डायलॉग हमारे यहाँ रामलीला में बहुत कम होते थे, गिने चुने होते थे। वो दो संवादों को जोड़ करके, दो दो परिस्थितियों को जोड़कर आगे बढ़ाने का एक कड़ी का काम करते थे। ठीक है ना। तो बच्चों को ये धीरे धीरे अभिनय भी आना चाहिए। नाटकों में चेहरे के एक्सप्रेशन का उतना मतलब इसलिए नहीं होता कि दूर रहता है स्टेज, फिल्मों में तो है चेहरे के एक्सप्रेशन चाहिए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, जो शरीर का जो अभिनय होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है इन बच्चों को। नाटकों का मंचन कैसे किया जाता है, कलाकार कैसे परिपक्व होता है, कोई ना कोई आदमी आए इन्हें सिखाए। तो और वो लोग जो अक्सर नाटकों में, या जिनका बहुत ज़्यादा नाटकों में कमिटमेंट था, वो इनको सिखाए तो बहुत बढ़िया ये लोग सीख सकते हैं, और बढ़िया तरीके से रामलीला हमारी आगे बढ़ सकती है। जब रामलीला में कदम रखे होंगे तो पहला जो आपने अभिनय किया होगा, जैसे आपने हास्य कला को छोड़ के पहला जो अभिनय किया वो कौन सा रहा होगा? और थोड़ा चाहेंगे कि 2-4 आप अगर कुछ याद है तो वो भी सुनाएंगे। अब मुझे तो, अब देखो सीधी बात है ना, जैसे मतलब पहले होता था कि रामचंद्र जी फुलवाड़ी में जाते हैं तो वहाँ सीता अपनी सहेलियों के साथ, तो उस ग्रुप में हम भी जुड़ जाते थे। भाई मेन सीता का जो रोल था उसकी सखी सहेली हम भी बन गए। तो शुरू शुरू में वो हमें रोल दिया जाता था जिससे कि हमारी हिचक ख़त्म हो जाए। तो एक तो वो था, फिर अहिल्या का था। अहिल्या जब शिला से उसका उद्धार होता है, तो अहिल्या का भी एक बार मुझे रोल मिला था, और डर डर के हमने किया, क्योंकि पब्लिक को फेस करना उस ज़माने में बड़ा मुश्किल था, और पब्लिक बहुत होती थी पूरे गांव, क्योंकि मनोरंजन का एक ही साधन था वो रामलीला। कोई टीवी नहीं था, है ना, फिल्में लोग यहाँ मतलब ही नहीं था, बहुत दूर दूर सिनेमा हॉल थे, नज़दीकी में तो श्रीनगर ही था यहाँ, और वो भी बहुत बाद में आया।
कोई गाना याद हो आपको अहिल्या से जुड़ा हुआ, कोई मेरा वो नहीं है, आपको याद नहीं है, कोई भी जुड़ा हो, ताकि एक संदेश हम दर्शकों को दे सकें कि हमारा जो उद्देश्य है एक आर्टिस्ट अशोक चौधरी जी हैं, इनके ताऊ जी थे शिवलाल जी, उनसे बढ़िया मेघनाथ मैंने आज तक देखा नहीं, मैं आपको सच कह रहा हूँ। और वो मेघनाथ बने थे, थोड़ा बीमार थे लेकिन मेघनाथ बने थे, मैं लक्ष्मण बना था। और वो तलवार बहुत दोनों हाथों से बहुत तगड़ी चलाते थे, बहुत बढ़िया तलवार चलाते, हम बड़े डरते थे उनसे। और मज़े की बात है कि गाने के लिए वो स्टेज में ही टोक देते थे, अगर गाना ढंग से, जैसे लीलानंद भट्ट जी थे, अगर हारमोनियम वाला ठीक से नहीं बजा रहा है तो उसको टोक देते थे, ढोलक तबले वाला ठीक नहीं बजा उसको टोकते थे, और एक्टर को भी टोक देते थे वहीं। तो उस ज़माने में ये प्रथा थी। तो शिवलाल जी के साथ हमारा संवाद चला था, तो मुझे याद नहीं, हाँ हमारे बड़े भाई थे बंसीधर डोभाल, एक बार मैं वो परशुराम बने में लक्ष्मण बना था, तो संवाद तो थे, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ आपसे, उन गानों का मैंने उड़ तो नहीं गया, लेकिन कोई बोलता तो खट याद आ जाते हूँ, लेकिन ऐसा कोई खास इस वक्त मुझे याद नहीं है, मैं दिल से कह रहा हूँ आपसे, नहीं तो मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ सुना। लाइनें तो आपकी ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। एक जैसे जब जनक जी कहते हैं कि सब यहाँ कोई वीर ही नहीं रहा है ना, सीता कुंवारी रह जाएगी, तो लक्ष्मण जी रोष में उठते, तो एक वो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पर एक दो लाइन मुझे याद है। कुछ करो होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ऐसी बातें जुबां पर भी लाना नहीं। ये मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। और लक्ष्मण जी का कहो, आपने जो अभिनय किया उसके अलावा भी आपको कोई एक्टर का अगर कोई गाना याद आता है रामलीला में, चाहे वो राम का हो, लक्ष्मण का हो, सीता का हो, भरत का हो, किसी भी एक्टर का कोई अगर कोई गाना हो, तो वो सिर्फ इसलिए कि आप दर्शक भी आपसे आपके इस गाने को सुने। राधेश्याम, अभी भी राधेश्याम की शैली में रामलीला हमारी होती थी, और बहर बहर बोलते थे, बहर तबील, तो बहर में भी हमारे यहाँ होती थी। रामचरितमानस से तो चौपाई वगैरह चलती थी, और चौपाई भी अलग अलग ढंग से गाई जाती है, शोक की चौपाई अलग, चौपाई वही है लेकिन उसके राग बदल जाते थे। तो कोशिश करूँगा मैं, याद है जब फूल वाटिका में लक्ष्मण जी खड़े रहते हैं और रामचंद्र जी बोले देखो जी देखो महाराज ये ललित, वो एक थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। देखो जी देखो महाराज यह ललनी, देखो जी देखो महाराज यह ललनी, ललित कलित चितवन अतिनी की, ललित कलित चितवन अतिनी की, सर पर सोहे ताज देखो ललनी, देखो जी देखो महाराज यह ललनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके अलावा भी कोई अगर आपको याद हो, क्योंकि इसी तरह की जो मेरा उद्देश्य ये है, मैंने कहानी हमारा मकसद ये है कि ऐसे कलाकारों से हम प्रेरणा लें और आयोजन को, क्योंकि कई लोग रामलीला में प्रतिभाग करने के लिए भी अब थोड़ा परहेज़ कर रहे हैं, झेप रहे हैं, शर्म करते हैं, तो ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे रुद्रप्रयाग में जिन्होंने रामलीला में योगदान दिया, बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त उन लोगों की रही है जैसा आप बता रहे हैं। तो आने वाले समय में भी, क्योंकि कलाकार जिस तरह से मैं देख रहा हूँ रुद्रप्रयाग में, जो जो कला के क्षेत्र में जो माहिर हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है। कुछ लोग नए तैयार हो रहे हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जैसे आप लोगों के दौर के बाद जो लोग आए होंगे, उस कड़ी में भी कुछ लोग हैं जो अच्छा अभिनय कर लेते हैं, लेकिन अब इसको और कलाकारों को हमें तराशने की ज़रूरत है, क्योंकि ताकि ये परंपरा हमारी सतत जीवित रहे। मैं यहाँ पे देखता हूँ ये जितेंद्र खन्ना जी,
ये कई लोग कई किस्म के पात्रों का अभिनय करता है। आवाज़ भी अच्छा, कई बार बोलता हूँ मैं, भाई प्रैक्टिस करो, बहुत बढ़िया आवाज़। दीपक नौटियाल, इसके पिताजी भी रामलीला में अभिनय करते थे, दीपक भी अच्छा गाते हैं। और लोग भी हैं कई यहाँ के। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये अगर रेगुलर, माने जब ये तालीम होती है, प्रैक्टिस करें अच्छे लोगों के साथ और सुने, जो समझाने वाले हैं उनको ढंग से सुने, उनके अनुरूप काम करें, तो ये रामलीला का जो मंचन जो है बहुत खूबसूरत होगा। क्यों, अब देखो, अब तो कई रामलीलाएँ होती हैं। यहाँ हमारे यहाँ होती है, बस अड्डे में एक रामलीला शुरू हो गई, ऊपर पुनाड़ गांव में एक रामलीला होती है ना। उस ज़माने में एक ही रामलीला थी, वो यहीं होती थी। और तमाम गांव के लोग, खासकर मैंने देखा जैसे धनुष खंड होता था, उस दिन हमारा बड़ा रोल होता था कि धनुष खंड में राजा आते थे, तो मैं एक विचित्र राजा बन के आता था, है ना, और हर बार नया किस्म का रोल में करता था। तो लोग, गांव से लोग आकर के यहाँ आते थे और बहुत दूर वाले रुक जाते थे, दूसरे दिन मैं गाँव जाता। एक स्वरूपनखा का जिस दिन होता था, लक्ष्मण शक्ति जिस दिन होती थी, बड़े भारी लोग आते। भरत मिलाप के दिन बहुत लोग आते थे। तो कुछ प्रसंग उस ज़माने में जो थे, जो इस क्षेत्र के लोग थे, बहुत दूर दूर से और बड़ी श्रद्धा से आते थे। तो बहुत याद आता है वो ज़माना, बहुत याद आता है। अब तो आता हूँ मैं रामलीला में, बैठता हूँ, सुनता हूँ। पहले, अब हम दर्शक दीर्घा में तो कोई बैठे नहीं, हमारी आदत थी कि स्टेज के पीछे रहो। आज भी वहीं बैठता हूँ और बच्चों को कुछ ना कुछ हम आइडिया देते रहते, भाई ऐसा करो, ऐसा करो, देखो बहुत आगे इसका स्वरूप क्या होता है। मुझे उम्मीद है बढ़िया होगा और बहुत ही बढ़िया होगा। जो आपने अभी कहा कि हास्य कला में जैसे जो विभिन्न जो अवसर रहे हैं रामलीला के, जहाँ पर हास्य कला का प्रमुख रोल रहा हो, कोई ऐसी आपका कोई ऐसा स्मरण हो जो आपको भी बहुत अच्छा लगा हो, साथ साथ दर्शकों ने भी बहुत? नहीं, जैसे ये राजा जो थे ना, उनका प्रसंग आता था, उसमें कई बार मैं आ जाता था उसमें। तो फिर एक पात्र होता था अहिरावण के यहाँ, जो पंडित पूजा करते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त रोल मेरा होता था। उसमें भी लोग, अहिरावण के दौरान जब पुजारी वाला जो रोल होता वो आप ही करा? वो उस ज़माने में। और जिस तरह से हनुमान जी जब आते हैं तो मैं जो काँपता हूँ, लोगों की तरफ भागता हूँ, और जो मेरे बॉडी लैंग्वेज, जो एक्सप्रेशन होते थे, वो देख के लोग लोटपोट होते थे, बहुत हंसते थे। और एक जब सूर्पनखा का इंट्रोडक्शन होता है पहली बार स्टेज में, तो उनके साथ में एक मेकअप मैन जो होता है, शीशा दिखाने वाला, जो उनको शीशा दिखाता है, तो वो रोल भी मेरे लोग बड़ा पसंद करते थे, क्योंकि उसमें मुझे करना तो कुछ नहीं था, वो जो अभिनय करना था, लेकिन उस अभिनय के साथ साथ जो मेरी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से मैं शीशा दिखाता था, वो एक मटकना आप कह सकते हो, वो देख के लोग बड़े प्रसन्न होते। अपने रामलीला के दौरान जब भी आपने अभिनय किया होगा, कोई ऐसा क्षण रहा होगा जो रामलीला के दृष्टिकोण से आप आज भी हमेशा याद करते हैं? अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, पहले जो रामलीला में होता ना, जैसे मतलब मेघनाथ वध हो गया, रावण वध हो गया, लक्ष्मण शक्ति हो गई, तो श्रीफल होता था, तो लोग बड़ा धार्मिक उससे उसकी बलाई उतारते थे और फेंकते थे, जिससे कि उन पे उस रोल का असर न हो। तो मतलब धार्मिक तरीके से माना जाता। मुझे अपना प्रसंग याद है कि लक्ष्मण शक्ति हुई और लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, और मैं स्टेज में रामचंद्र जी गोद में लेटा हूँ और मुझे नींद आ गई। मैंने गहरी नींद आ गई। तो जब बाद में लक्ष्मण वो सुषेण वैद्य जब वो इलाज करता है, तो मतलब उठने के लिए आया, तो हम उठे ना, तो फिर किसी ने चूटी मारी, किसी ने उठाया, मैं भड़बड़ा के देखा, मैं कौन। तो वो वाला मुझे याद आता है। पब्लिक उसमें बहुत हंसी कि लक्ष्मण जी सो गए। तो समय भी काफ़ी हो जाता है उस संवाद के दौरान। मतलब
मतलब वो संवाद बहुत लंबा होता है ना, अब तो शॉर्ट में करते हैं, पहले बड़ा लंबा संवाद होता था। अब देखो भरत मिलाप के टाइम मैंने देखा भरत मिलाप 3 बजे 3:30 बजे तक खत्म होता था। लक्ष्मण शक्ति जिस दिन हुई तो समझ 2 घंटे तक तो वो लक्ष्मण का जो शक्ति का जो सीन था जिसमें रामचंद्र जी का विलाप था बड़ा लंबा होता था, 1.5 घंटे से कम नहीं होता था। तो लोग डूब जाते थे उस क्षण में, डूब जाते थे, वो जो माहौल बनता था डूब जाते थे उसमें। अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया लगता था। डोभाल साहब, अंतिम सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि अब रामलीला की बेहतरी के लिए, क्योंकि ये कोशिश होनी चाहिए सबकी कि ये जो धार्मिक यात्रा है ये निरंतर आगे बढ़ती रहे, रामलीला की बेहतरी के लिए हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या प्रयास होने चाहिए जो इस आयोजन को सतत आगे बढ़ाने में मददगार है? मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो इसको जिम्मेवारी समझे। पहले माने किसी एक की जिम्मेवारी ना समझे, सबकी जिम्मेवारी समझे। उसमें सारे लोगों को सहयोग होना चाहिए। भाई धन भी चाहिए, मतलब जब हम चंदा इकट्ठा करते तो धन भी चाहिए, क्योंकि स्टेज के कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी बदल गई है, लाइट सिस्टम बदल गया, साउंड सिस्टम बदल गया, म्यूजिक सिस्टम बदल गया, तो उसको लाने के लिए भी पैसा ज़रूरी है। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि लोगों को, जो स्थानीय जो पुराने लोग हैं, उनको स्वतः ही अपने आप इस बीच सब लोगों के साथ जब इनकी मीटिंग होती है जाना चाहिए, और उनका ये उद्देश्य होना चाहिए कि भाई ठीक है साहब, इन बच्चों को मैं इस दिन आऊँगा, ट्रेन करूँगा, इसको मैं ट्रेन, शाम को आएँ, आधा घंटा आएँ, 1 घंटा आएँ, बिल्कुल ट्रेन करने के लिए। इसका जो परिमार्जन होगा और बढ़िया बनेगा, बढ़िया तरीके से रामलीला होगी, और मैं समझता हूँ परंपरा आगे बढ़ेगी, जो मेरा मानना है। मेरा मानना ये है। और ये बच्चों को ना, मतलब जिसको कहें जो स्टेज आर्ट होता है, स्टेज आर्ट जिसमें अभिनय का आर्ट होता है, उसमें क्योंकि आप अगर आजकल तो थिएटर के बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गए हैं। सबसे बड़ा तो हमारे पास ये NSDN, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, श्रीनगर में जो यूनिवर्सिटी में है, उसमें डॉक्टर DR पुरोहित उसके इंचार्ज में हैं। राकेश भट्ट आपने देखा चक्रव्यूह जिनके चलता है, तो वो भी वहाँ अटैच है। बहुत बढ़िया वहाँ अच्छा अभिनय, मतलब कि स्टेज अभिनय क्या होता है वहाँ सिखाया। खाली स्टेज में खड़ा होना है अभिनय नहीं, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके बोलने का अंदाज़ क्या है ना, आपकी मॉड्यूलेशन बोलते हैं, आवाज़ का चढ़ाव उतार, वो भी होना चाहिए। ये कई चीज़ें हैं। ये थोड़ा थोड़ा हमने, जब मैं पढ़ाई के दौरान नैनीताल में था, वहाँ युग मंच एक संस्था थी, उससे मैं जुड़ा था। तो जब हमें सिखाने के लिए आते थे, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में, ड्रामा डिवीज़न में एक गिरीश तिवारी आपने देखा होगा, उत्तराखंड आंदोलन में बहुत रहे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, वो भी हमें सिखाते थे। तो माने कलाकार को मांझना पड़ता है ना, मांझ करके वो कलाकार, इन बच्चों का भी ये है कि इनको थोड़ा अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो अच्छे तरीके से अभिनय करेंगे और अच्छा रिजल्ट उसका निकलेगा। तो आप थे केशव चंद्र डोभाल जी, SSB से SSB के DIG पद तक आप रहे हैं, वहाँ से सेवानिवृत्त हैं, स्थानीय सरोकारों से जुड़े रहते हैं, लगातार अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं। तो आपने अभी अपने अनुभव बताए, और हम चाहते हैं कि आपके अनुभव आने वाली पीढ़ी के लिए निश्चित तौर पर प्रगति का रास्ता बताएंगे। तो इस तरह से हम लगातार इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। अगली मुलाकात किसी और कलाकार से हमारी होगी जो वरिष्ठ कलाकार रहे हैं इस रुद्रप्रयाग के। ऐसी कलाकारों से सीरीज़ हमारी लगातार जारी रहेगी। यदि आपको इस तरह के वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर हमें सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि आपके सहयोग, आपके सुझाव भी हमें इस आयोजन को आगे बढ़ाने में मददगार होंगे। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।